नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत हमने देखा था गारसद तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी के क्या अवदान हैं। इसके बाद हमने शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो है उसके अवदान को देखा था और जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अवदान को हमने देखा था। आज की इस वीडियो में अगला जो चरण है, अगले चरणों के बारे में, उनके जो साहित्य इतिहासकार हैं उनके अवदानों को हम लेकर बातचीत करेंगे। पहले जो है शुरू करते हैं वो है मिस्र बंधुओं से। तो मिस्र बंधु वास्तव में जो है ये तीन भाई थे। इन तीनों भाई को एकत्रित रूप में हम मिस्र बंधु के नाम से जानते हैं, मिस्र बंधु कहा जाता है उनको। वे कौन कौन से तीनों भाई थे? वे थे गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये तीन मिस्र बंधु थे। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इनमें से कौन मिस्र बंधु नहीं है। तो चार ऑप्शन रहते हैं, उनमें से तीन नाम तो ये रहेंगे ही, कोई एक नाम जो भी होगा वो नहीं होगा। तो ये प्रश्न एक आपका यहाँ बनता है मिस्र बंधु से। तो मिस्र बंधु विनोद इनकी ग्रंथ का नाम है। मिस्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है और ये ग्रंथ जो है इसकी मूल विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। पहले हम इसके सामान्य परिचय को देख लेते हैं। तो एक सेकंड, हाँ ये काम कर रहा है, बिजली चली गई है, चलिए फिर भी दिख रहा है तो हम लोग काम करते हैं। तो ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। नाम से ही स्पष्ट है, आपको आसानी से इसके लेखक को याद रखना नहीं पड़ेगा आपको। मिस्र बंधु विनोद किसका है? तो मिस्र बंधु का है। और मिस्र बंधु कौन कौन है? तो ये तीन नाम याद रखिएगा, गणेश, श्याम, सुखदेव। इसको आप अगर संक्षेप में कर सकते हैं गशु, यानी गशु, ग से गणेश, श से श्याम और सु से सुखदेव। तो ये गशु हैं। तो इस तरह से नाम आप याद रख सकते हैं मिस्र बंधुओं के तीन नाम। तो ग्रंथ जो है मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन जो है वो 2 चरणों में हुआ और कुल जो है 4 खंड हैं इसके। तो पहले जो 3 चरण हैं, प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 में होता है और दूसरा जो है चौथा जो भाग है दूसरे चरण में ये 1934 में प्रकाशित होता है। यानी मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है वो 4 भागों में, 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जिसके पहले जो 3 भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो ये 4 इसके भाग हैं या 4 खंड कह सकते हैं। अब ये चारों भागों को 8 उपखंडों में मिस्र बंधुओं ने 8 उपखंड जो किए हैं, 8 खंडों में विभाजित करके कुल 5000 लगभग 5000 कवियों का उसमें उन्होंने वर्णन किया है। 5000 कवि हैं लगभग। तो जब संख्या इस तरह से अगर पूछी जाए कितने कवि शामिल हैं तो आप लिखेंगे 5000 कवि। किंतु यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और उसमें एग्जैक्ट संख्या दी गई होगी तो एग्जैक्ट संख्या है ये 4591। तो 4591 कवियों को उन्होंने स्थान दिया है और राउंड फिगर की दृष्टि से हम कहते हैं लगभग 5000। ठीक है, तो ये 2 तरह के उत्तर हैं और ये 2 तरह के प्रश्नों में इन दोनों के उत्तर होंगे। अगर सामान्य रूप से पूछा जाता है मिस्र बंधु ग्रंथ में कितने कवि हैं संकलित, तो आप लिखेंगे सीधे लगभग 5000। संख्या याद रखने की जरूरत नहीं। किंतु यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया और संख्या दी गई कई सारी संख्याएं, तो उसमें से ये संख्या आपको याद रखनी होगी 4591। ठीक है, अब ये ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है? तो हमने देखा गारसद तासी, फिर उसके बाद जो है शिव सिंह सेंगर, इन्होंने वर्ण क्रमानुसार यानी वर्ण के क्रम के अनुसार जो है उन्होंने कवियों को सजाया है, उसका वर्णन किया है। किंतु जॉर्ज ग्रियर्सन जब आते हैं तो वो काल क्रमानुसार कवियों का वर्णन करते हैं, यानी जिस कवि का जन्म पहले हुआ है उसका वर्णन पहले होगा। तो उनकी शुरू की गई पद्धति कालानुक्रमी पद्धति ही क्या है, ये मिस्र बंधुओं ने भी इसको स्वीकार की, कालानुक्रमी पद्धति को। इन्होंने भी कालानुक्रम को स्वीकार किया। काल विभाजन करते हुए इस ग्रंथ में उन्होंने कवियों का वर्णन किया। लगभग 5000 यानी मुख्य एकदम पूरी ठीक संख्या जो है 4591 है।
अब आइए कुछ अवदान पर चर्चा कर लेते हैं। मिश्र बंधु जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास का, उसके क्या क्या अवदान हैं, किन कारणों से वो जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना है क्रम में। तो पहला जो अवदान है यही है कि उन्होंने कवियों का जो विवरण दिया है उसके साथ साथ क्या किया है, साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला है। साहित्य के अंग क्या क्या हैं, जैसे आपका हो गया रस, छंद, रीति, अलंकार, इस तरह से गुण वगैरह, ये सब साहित्य के अंग होते हैं, जिसको काव्यांग भी हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम काव्यांग कहते हैं। तो इनको काव्यांग भी कहा जाता है। तो इन काव्यांगों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला, रस, छंद, रीति, अलंकार और गुण वगैरह पर। ठीक है, तो ये इनका पहला है, यानी कवियों का सिर्फ वर्णन ही नहीं किया बल्कि काव्य के अंग, काव्यांगों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है, इस पर विचार किया है। तो ये पहली बार हुआ था मिश्र बंधु विनोद में, ग्रियर्सन ने ऐसा नहीं किया था। दूसरी जो विशेषता है, और वास्तव में दूसरी विशेषता इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख विशेषता है, इस मिश्र बंधुओं ने जो काम किया है, जो भयंकर उन्होंने मेहनत की है, उनकी भयंकर मेहनत जो है इस दूसरी विशेषता में झलकती है। उन्होंने क्या किया है, अनेक अज्ञात कवियों को खोजा। उन्होंने बहुत सारे अज्ञात कवियों को खोजा और उनका साहित्यिक महत्व भी प्रतिपादित किया। तो हम अगर देखें ध्यान से, गार्सद तासी की ओर चलते हैं। गार्सद तासी ने कितने कवियों को स्थान दिया था अपने ग्रंथ में, इस्तवारदला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में, तो 738 कवि थे। फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों को चुना, 838, 100 कवि बढ़े। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो भी इसी तरह से 1000 के आसपास कवि वो भी चुनते हैं। लेकिन वहाँ से जब हम मिश्र बंधुओं के ग्रंथ में आते हैं तो कवियों की संख्या लगभग 5000, यानी अगर एकदम एग्जैक्ट संख्या है तो 4591, यानी लगभग जो है 4600 कवि, यानी ये लगभग जो है 4000 कवि वो अतिरिक्त 4 अगर हम न भी कहें तो 3500 नए कवियों को खोजा इन्होंने, नए कवियों की तलाश की, उनकी रचनाओं की तलाश की। तो ये जो है बहुत ही बड़ा काम था उनका, ये बहुत बड़ा अवदान है। और आगे चलकर आचार्य शुक्ल ने जो ग्रंथ की रचना की उसका कवियों का परिचय जो है उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया। उन्होंने कहा भी है कि कवियों का जो परिचय है जीवन वृत्त उससे संबंधित, उनका परिचयात्मक जो वर्णन है उसकी सामग्री मैंने मुख्यतः मिश्र बंधु विनोद से ली है, यानी मेनली जो है उन्होंने इस ग्रंथ की मदद ली है। तो मिश्र बंधु विनोद की ये सबसे प्रमुख विशेषता है, क्या, अनेक अज्ञात कवियों की खोज और उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करना। ठीक है, तो ये जो है विशेषता है मिश्र बंधु विनोद की दूसरी। तीसरी जो विशेषता है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की, यह कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करना। सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी कोटियां बनाई। उन्होंने कोटियां बनाई, अलग अलग कोटि में, इस कोटि का कवि ये है, इस कोटि का कवि ये है, इस कोटि का कवि ये है। तो उनका सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए, यानी तुलनात्मक रूप से उनका क्या महत्व है। विभिन्न कवि हैं, अलग अलग कवियों का तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो उनका महत्व क्या है, तो उस महत्व को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने क्या किया, कोटियां बनाई, अलग अलग श्रेणियां बनाई कवियों की। तो ये है मिश्र बंधु विनोद। अगला अब हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जो है आता है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखते हैं। तो दोस्तों अब अगला जो चरण है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के विकास का, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका जो ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। इसमें उन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो तरह तरह की विभिन्न समस्याएं हैं, जब हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पुनर्लेखन की समस्याएं, तो उनमें से जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक चिंतन किया, विवेचन किया और अपनी प्रतिभा के बल पर जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें उन समस्याओं का उन्होंने अपनी तरह से समाधान किया। तो ये जो है पहला जो है माना जाता है हिंदी साहित्य इतिहास का सुव्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किंतु वास्तव में इस ग्रंथ की रचना जो है उन्होंने स्वतंत्र रूप में नहीं की थी।
इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो नागरी प्रचारणी जो सभा थी, जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित की गई थी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये काशी में थी, काशी वाला। तो नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में स्थित है, उसके द्वारा जो है एक शब्दकोश का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। ये एक शब्दकोश था। तो इस शब्दकोश की भूमिका के रूप में जो है उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। यानी एक शब्दकोश की भूमिका उन्होंने लिखी और वो हिंदी साहित्य के इतिहास का इतना महान ग्रंथ बन गया। तो सबसे लंबी भूमिकाएं लिखने वाले, यानी लंबी भूमिकाएं, किसी भी ग्रंथ की लंबी भूमिकाएं लिखने की शुरुआत जो है रामचंद्र शुक्ल ने ही की थी। इन्होंने लंबी भूमिकाएं लिखी। अब सोच के देखिए कि एक शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी की भूमिका जो है इतनी बड़ी है कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रूप में आज हम जानते हैं जिसको। बाद में हालांकि वो संशोधित होकर स्वतंत्र रूप में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था 1940 को। ये पुस्तक रूप में अलग से बाद में प्रकाशित हुआ था, किंतु पहले इसका प्रकाशन ये जो हिंदी शब्द सागर है, शब्दकोश, इसकी भूमिका के रूप में हुआ था, भूमिका के रूप में। तो इस रूप में ये पुस्तक जो है अस्तित्व में आई थी और आते ही जो है एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचक व्यक्तित्व की धाक जम गई, उनकी विद्वता की धाक जम गई सभी जगह। तो ये साहित्य इतिहास संबंधी शुक्ल जी की मान्यता क्या है, उन्होंने किस तरह की पद्धति को स्वीकार किया है, इसके बारे में वे कहते हैं। वैसे जो है आचार्य शुक्ल की पद्धति जो है, यहाँ अगर हम बात करें पद्धति की, तो आचार्य शुक्ल ने जो ये इतिहास ग्रंथ लिखा है, ये पद्धति विधेयवादी है। ये विधेयवादी पद्धति में इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है। विधेयवादी पद्धति क्या है? ये आचार्य शुक्ल की इतिहास संबंधी जो मान्यता है कि साहित्य का इतिहास वो किसे कहते हैं, किसे समझते हैं, ये उनका जो कथन है ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये विधेयवादी इतिहास है। और उसके बाद हम वर्णन देखते हैं इसमें किस तरह से शुक्ल जी इतिहास में रचनाकारों का उल्लेख करते हैं, ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये विधेयवादी दृष्टि है। तो क्या कहते हैं ये जो शुक्ल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और जो भी हिंदी साहित्य को उच्च कक्षाओं में हिंदी साहित्य पढ़ता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसको ये लगभग ये पंक्तियाँ याद रहती हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित प्रतिबिंब यानी क्या है? देश का, प्रत्येक देश का साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ, यानी जनता के मनोभाव, वे किस तरह से सोचते हैं, वो चीज़ों के बारे में वो किस तरह के ख्याल रखते हैं, विचार रखते हैं, उनका जनरल ट्रेंड क्या है सोच की, तो वो है चित्तवृत्तियाँ। और चित्तवृत्तियों का ये संचित यानी कलेक्टेड जो है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होता है क्या? साहित्य, किसी भी देश का साहित्य, कोई भी देश हो, प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जो जनता है उसके मेंटलिंग, थिंकिंग, मस्तिष्क किस तरह से वो सोचता है चीज़ों के बारे में, उसका जो है कलेक्शन होता है, कलेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है साहित्य में। वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का रिफ्लेक्शन होता है, कलेक्टिव रिफ्लेक्शन साहित्य में। और जब ये बात निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति में जब परिवर्तन आता है, जब वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी में, थिंकिंग में जब परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है, तो उसके साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता है, साहित्य का स्वरूप भी बदलता जाता है। जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती जाती है वैसे वैसे वहाँ का साहित्य जो है उसका रूप भी बदलने लगता है। और ये परिवर्तन होने के बाद क्या होता है? आदि से अंत तक, यानी एकदम शुरू से, जब उस देश का, उस जनता का साहित्य जो है जब से शुरुआत हुई है, उस आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियाँ, यानी जनता की यही सोच, इन्हीं चित्तवृत्तियों की जो परंपरा है, यानी लोगों के सोचने की परंपरा, लोग पहले शुरुआत में कैसे सोचते थे, उसके बाद फिर किस तरह से सोचना शुरू किया उन्होंने, फिर उसके बाद किस तरह से सोचना शुरू किया, तो ये जो उनकी चित्तवृत्तियाँ, लोगों के सोचने की चित्तवृत्तियाँ हैं, उसकी जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के साथ साहित्य की परंपरा, उस परंपरा को पहले तो परखा जाएगा। यानी लोगों की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, मेंटेलिटी, लोग सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसको एनालाइज करते हुए जो साहित्य की परंपरा है, यानी उसी समय से, आदि से जो साहित्य की परंपरा है, उस परंपरा के साथ सामंजस्य करना, यानी कोऑर्डिनेशन, यानी लोगों की सोच
और साहित्य की, लोगों की सोच की परंपरा और साहित्य की परंपरा के बीच में कोऑर्डिनेशन करना ही कहते हैं शुक्ल जी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये शुक्ल जी की सोच है साहित्य के इतिहास को लेकर के। वो मानते हैं कि साहित्य का इतिहास वो होता है जिसमें लोगों की सोच और साहित्य, लोगों के सोच की परंपरा, सोचने की परंपरा और साहित्य की परंपरा का जो है शुरू से लेकर अंत तक उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास जो है वो साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये इनकी मान्यता है। तो आइए अब हम आचार्य शुक्ल जी के इतिहास के कुछ गुणों और दोषों को देख लें। तो गुण भी हैं उनमें और दोष भी हैं, दोष मुक्त नहीं हैं वे। हालांकि उनके इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का अब तक लिखा गया सबसे महान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, किंतु वे दोष से मुक्त नहीं हैं, दोषों से परे नहीं है वे। उसमें कई सारी बड़ी बड़ी गलतियां भी हैं, कई सारी चूक भी हुई है उनसे। तो हम पहले उनके गुणों पर विचार कर लें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखा, इसका जो है सबसे पहला गुण क्या कहलाता है? काव्य रचनाओं का मूल्यांकन जो उन्होंने किया वो रसवादी सिद्धांत और लोक मंगल की भावना को इन्होंने कसौटी बनाया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो रसवादी सिद्धांत क्या होता है? रस जो है, जो लोग रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, यानी रस जो है हर साहित्य में तरह तरह के जो भाव होते हैं, हमारे मन के भाव, वो एक तरह विशेष तरह का रस पैदा करते हैं। जब हम वीरता की जब हम रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें रौद्र रस उत्पन्न होता है। जब हम भक्ति से संबंधित रचनाएं पढ़ते हैं तो वहाँ जो है शांत रस रहता है। तो इसी तरह से तब है प्रेम कविताएं पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस। तो रस को काव्य की आत्मा मानने वाले जो हैं वो रसवादी कहलाते हैं। तो इन्होंने रसवादी सिद्धांतों के आधार पर काव्य रचनाओं का मूल्यांकन किया। जितनी सारी रचनाएं हैं उनको रसवादी सिद्धांत, और इनकी पुस्तक भी है बहुत प्रसिद्ध जो है रस सिद्धांत पर इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो रसवादी सिद्धांत। और दूसरा क्या है? लोक मंगल की भावना, यानी लोगों का मंगल, लोगों का भला, लोगों का कल्याण, लोगों का उपकार। जिस साहित्य में वो लोक मंगल की भावना नहीं देखते थे, जिस साहित्य को वो लोक मंगल की भावना से अछूता मानते थे, उस साहित्य को वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, उस साहित्य को वो नकार देते थे। जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है रीतिकाल में। रीतिकाल के कवि जो हैं कलात्मक रूप से बड़े समृद्ध थे, किंतु उनके भीतर जो है, उनकी रचनाओं में जो है सामान्य जनता का कोई चित्र नहीं दिखाई देता था। उनकी रचनाएं जो थी वो राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, या उनकी वासनाओं को तृप्त करने के लिए लिखी जाती थी। उनका जो है सामान्य जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। इसलिए रीतिकालीन जो साहित्य है उसके समग्र रूप को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हे दृष्टि से देखा, उसको उन्होंने अच्छा नहीं बताया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप में जो है उसके बड़े कवि हैं, बिहारी हो या फिर मतीराम हो, घनानंद हो, इन सब लोगों की उन्होंने प्रशंसा की है, तो व्यक्तिगत रूप में प्रशंसा की है। लेकिन समग्र जो साहित्य को उन्होंने जब लिया है रीतिकाल का, तो उसको उन्होंने कहा ये साहित्य जो है जनता के लोक मंगल की भावना के आधार पर ये खरा नहीं उतरता है, क्योंकि इसमें लोक मंगल की भावना है ही नहीं। ये कुछ राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है उनका पहला जो है गुण है आचार्य शुक्ल के इतिहास का। दूसरा गुण क्या कहता है कि उन्होंने विभिन्न युगों और काव्य धाराओं की प्रवृत्तियों का निर्धारण किया। अलग अलग जो युग हैं उन युगों की जो काव्य धाराएं हैं, उन अलग अलग काव्यों की धारा का, जैसे जो है आप मान लीजिए भक्ति युग है, तो भक्ति युग में जो है काव्य धाराएं हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। तो निर्गुण धारा में भी प्रवृत्तियां हैं। एक जो है वो ज्ञान को विशेष महत्व देता है एक धारा, दूसरी धारा जो है वो प्रेम को महत्व देती है। वहीं सगुण भक्ति में जो है कोई धारा जो है वो कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है, तो कोई जो है श्री राम की भक्ति में डूबी हुई है। तो इस तरह से उनके भीतर की और भी जो बातें हैं, प्रवृत्तियाँ, उनकी अलग से विशेषता क्या है। निर्गुण की जो धारा है, संत काव्य है, जिसको उन्होंने ज्ञानाश्रयी कहा, तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की क्या विशेषताएं हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या है, इन सबको उन्होंने निर्धारित किया, उनका निर्धारण किया। और आज भी कमोबेश उनके द्वारा किए गए निर्धारण को आज भी साहित्य इतिहासकार मानते हैं। तीसरी जो विशेषता है उनकी कि उन्होंने भक्ति काल को शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर,
तो दार्शनिक और धार्मिक आधार पर उन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया 4 भागों में। तो 4 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से हैं भक्ति काल को? उन्होंने 4 धारा, अभी मैंने जिक्र किया उसका। तो निर्गुण और सगुण पहले 2 धाराएं उन्होंने पहले 2 वर्गों में बांटा भक्ति काव्य को, निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य। उसके बाद निर्गुण के 2 खंड किए, फिर सगुण के 2 खंड किए, इस तरह से 4 खंड हो गए। तो पहला खंड हो गया जो है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा और चौथा राम भक्ति शाखा। इस तरह से उन्होंने 4 खंड किए भक्ति काल के। अब चौथी विशेषता इनकी ये है कि इन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में, ये जो युगीन परिस्थितियों का संदर्भ है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य शुक्ल के समग्र विश्लेषण को देखें अगर हम, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उन्होंने हर जगह, हर रचनाकार हर युग का मूल्यांकन जो है युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया है। तो युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में उन्होंने क्या किया है, साहित्य के विकास क्रम को व्याख्यायित किया है। साहित्य का जो ये विकास क्रम है, इस विकास क्रम की व्याख्या जो है उन्होंने की है कि किस तरह से साहित्य का विकास हुआ, साहित्य किस रूप में विकसित होकर आगे बढ़ा। इस विकास को उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया, यानी उस समय तात्कालिक रूप में उस समय जो है साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, वहाँ के लोगों की प्रवृत्तियां क्या थी, उससे मैच करते हुए उनके आलोक में उन्होंने क्या किया, साहित्य का विकास क्रम जो है उसकी व्याख्या की। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का कुछ गुण है। अब इसके दोष भी हैं, आइए देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के गुण हमने देखे, अब हम देखेंगे उनके इतिहास ग्रंथ में क्या क्या दोष विद्यमान हैं। तो सबसे पहला जो दोष है वो यही है कि उन्होंने अपभ्रंश काव्य की उपेक्षा की। अपभ्रंश काव्य को सीधे तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया, उसको हिंदी साहित्य इतिहास में उस जगह ही नहीं दी। उन्होंने इसको जो है हिंदी से अलग मानकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसी आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का जो है प्रारंभ वो 10वीं शताब्दी से माना है। इसके पीछे का मूल कारण यही है कि उन्होंने अपभ्रंश काव्य को स्थान नहीं दिया, अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान नहीं दिया। हालांकि बाद में जो है उसको हम देखेंगे, जब हम उनके काल विभाजन और नामकरण पर विचार करेंगे तो उसको गहराई से देखेंगे कि ये जो है मतलब एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन उनमें दिखता है, माने दोनों तरह की स्थितियाँ उनके बीच में दिखती है, अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है उनका। वो एक तरफ से अपभ्रंश काव्य को जो है वो हिंदी साहित्य का अंग नहीं मानते, किंतु अपने जो है शुरुआती आदि काल, जिसको वीरगाथा काल उन्होंने नाम दिया था, उसके निर्धारण में वो अपभ्रंश ग्रंथों की को भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें विद्यापति की रचनाएँ हैं और 2 एक रचनाएँ हैं। तो उन्होंने अपभ्रंश काव्य को महत्व नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की। ये उनका बहुत बड़ा एक दोष था साहित्य इतिहास का। दूसरा जो दोष है उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का कि इन्होंने कवियों का जो मूल्यांकन किया है उसमें व्यक्तिगत रुचियां जो है, व्यक्तिगत रुचियों का पूर्वाग्रह उनमें दिखने को मिलता है हमें। यानी उनकी व्यक्तिगत रुचियां, जैसे कि उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए छायावादी कवियों में उन्होंने सुमित्रानंदन पंत को विशेष महत्व दिया है। उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे पृष्ठ जो हैं लिखे हैं। लेकिन बाद में जाकर लोगों ने पहचाना कि सुमित्रानंदन पंत से कहीं अधिक समर्थ जो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि ये हैं, किंतु अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण वो जो है सुमित्रानंदन पंत को प्रमुख स्थान देते हैं छायावाद में। तो उसी तरह से कबीर के साथ भी अन्याय हो जाता है उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारण। कबीर जो है चूँकि उनकी भाषा जो है वो अनगढ़ है, वो बंधे बंधाए सांचे में नहीं है, इसलिए जो है शुक्ल जी को वो पसंद नहीं है। शुक्ल जी को सुंदर से सांचे में ढाला गया, अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया, सुव्यवस्थित जो है चीज़ें पसंद थी। तो इसलिए उन्होंने कबीर को जो है विशेष महत्व नहीं दिया, एक सामान्य कवि के रूप में देख लिया संत काव्य में। ठीक है, तो ये जो है उनका व्यक्तिगत जो रुचियां हैं वो पूर्वाग्रह बन जाती हैं उनके मूल्यांकन में, कवियों का जब वो मूल्यांकन करते हैं तो ये देखने को मिलता है दोष हमें आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में। अब तीसरा जो दोष है उनके इतिहास ग्रंथ का हमें जो देखने को मिलता है कि इसमें उन्होंने अप्रमाणिक रचनाओं को मूल्यांकन का आधार बनाया। विशेषतः जो है ये आदिकाल में हमें ये बात जो है इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। आदिकाल का नामकरण जो उन्होंने किया 12 ग्रंथों के आधार पर किया। 12 ग्रंथ जो है वो आदिकाल के उन्होंने कहा है कि ये 12 ग्रंथ जो हैं इनमें प्रमुखता जो है वो वीर काव्य की है, वीरतापूर्ण काव्य की प्रमुखता है, संख्या इनकी अधिक है, इसलिए हम इस काल को वीरगाथा काल कहेंगे।
लेकिन वो जो रचनाएं उन्होंने 12 गिनाई, उनमें से जो है अधिकांश रचनाएं तो अप्रमाणिक ही हैं, वो प्रमाणिक नहीं हैं, यानी वो रचनाएं वास्तविक हैं ही नहीं। तो अवास्तविक अप्रमाणिक रचनाओं को उन्होंने मूल्यांकन का आधार बना लिया। वास्तव में उस वक्त तक जो है वे रचनाएं प्रमाणिक रूप से मैंने उसकी प्रमाणिकता को लेकर के शोध उतने नहीं हुए थे, तो उन्होंने जो है बिना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किए, स्वयं शोध किए, उन्होंने उसको मूल्यांकन का आधार बना लिया था। तो ये जो है उनकी जो है एक दोष उनके इतिहास ग्रंथ में दिखाई पड़ता है हमें कि उन्होंने अप्रमाणिक रचनाओं को मूल्यांकन का आधार बनाया, ये अप्रमाणिक रचनाओं। ठीक है। चौथी जो है उनके इतिहास ग्रंथ का दोष जो है वो है कि जो पूर्व परंपराएं हैं, साहित्य की जो पूर्व परंपराएं हैं, उन पूर्व परंपराओं और काव्य प्रवृत्तियों का जो है वो अनदेखी कर देते हैं। ये अनदेखी जो शब्द है, बहुत बार वो अनदेखी करते हैं। ये अनदेखी करने के कारण ही क्या कहते हैं, वो हिंदी साहित्य का जो उद्भव है, उद्भव की पृष्ठभूमि में वो देखते हैं कि एक पराजित जाति जो है वो भगवान की शरण में, एक पराजित जाति का भगवान की शरण में जाना वो इस रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मुगलों के प्रभुत्व कायम हो जाने के बाद, या जो कह सकते हैं हम कि जब मुस्लिम आक्रमण हुए और भारत जो है, भारत का उत्तर भारतीय क्षेत्र वो क्या हुआ, पराजित हो गया। अब उसके पास वीरता के गीत गाने के अवसर नहीं रह गए थे, इसलिए वो भगवान की शरण में गया। एक डरी हुई जाति का साहित्य है भक्ति साहित्य, इस रूप में वो व्याख्या करते हैं भक्ति साहित्य के उदय की। लेकिन वे ये जो कहते हैं वो पूर्व परंपराओं की अनदेखी करते हैं, और यहीं पर जो है आचार्य शुक्ल के इसी मत के विरोध में खड़े होते हैं, उनको चुनौती देते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस परंपराओं को महत्व देने लगते हैं, वो परंपराओं को महत्व देते हैं जो कि आचार्य शुक्ल ने अनदेखी की है जिनकी। तो भक्ति जो था, भक्ति साहित्य, उसका प्रेरणा स्रोत जो है भक्ति आंदोलन रहा है, जो दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ, जहाँ मुस्लिम आक्रमण की कोई घटना ही नहीं थी, जो बिल्कुल अछूता था मुस्लिम आक्रमण से। तो इसलिए जो है पराजित जड़ी हुई जाति का साहित्य नहीं मानते हैं द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख दोष है कि उन्होंने पूर्व परंपराओं की उपेक्षा की। इसके अलावा संत जो कवि हैं, संत कवि, तो संत कवियों के भी मूल्यांकन में जब वो मूल्यांकन करते हैं, यानी कबीरदास, रैदास वगैरह जो हैं, तो इन लोगों के मूल्यांकन में भी वो क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। वो जो आदिकालीन सिद्ध और नाथ साहित्य है अपभ्रंश का, उसके साथ जो है इनका संबंध है। यानी कबीर जिस तरह की वाणी बोलते हैं, जिस तरह का तेज उनकी वाणी में है, उसी तरह का तेज जो है वो हमें देखने को मिलता है सिद्धों नाथों की वाणियों में, विशेषकर नाथों की वाणियों में देखने को मिलता है। तो ये उससे संबंधित है, उससे उसका संबंध है। इस परंपरा की उपेक्षा करते हैं आचार्य शुक्ल। तो इस तरह से हम देखते हैं आचार्य शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके गुण जो हैं बहुत सारे हैं। उन्होंने पहला सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखा है और बहुत सारी ऐसी मान्यताएं दी हैं, बहुत सारी ऐसी दृष्टियां दी हैं जो आज भी हम लोगों का पथ प्रदर्शन करती हैं, हिंदी साहित्य के को समझने में मदद करती हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य जो उसके बाद जो जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वो वीडियो जो है अंतिम होगा, ये दूसरा वीडियो है, वो तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा को केंद्रित करके। ठीक है, धन्यवाद।